Hello guys, welcome to our channel Study Buddy. I am your study buddy पल्लवी गुप्ता and आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1। चैप्टर 1 जीवों का विकास, इवोल्यूशन। जीवों के विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और इस चैप्टर में डार्विन की यात्राओं का वर्णन किया गया है। वो कहाँ कहाँ पर घूमे थे, उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, किस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत के लिए प्रेरणा हासिल की, इन सब के बारे में। तो हम यहाँ पे कहानी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेसिक टर्म्स आपको बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैव विकास, ये आपका बेसिक एक टर्म है, जैव विकास। जैव विकास क्या है, किसे कहते हैं? तो जैव विकास वो प्रोसेस है जिसके धीमे और लगातार होते रहने से जो जीव हैं उनमें लगातार बदलाव आते जा रहे हैं और वो वातावरण के अनुरूप अपना ढल रहे हैं। जैसे कि जो मनुष्य हुआ करते थे, उनके लंबे नाखून हुआ करते थे पहले, आदि मानव से भी और पहले उनके लंबे नाखून हुआ करते थे, बड़े दांत हुआ करते थे, उनकी पूंछ हुआ करती थी। तो वो सब वातावरण के अनुसार उनकी आवश्यकताएं थी। लेकिन जब उन्होंने आग का आविष्कार किया तो वो मांस पका के खाने लगे। तो इसकी वजह से उनके नाखून और बड़े दांतों की ज़रूरत कम हो गई और बड़े दांत क्या हो गए, उनके छोटे होने लगे, उनके लंबे नाखून भी छोटे हो गए। और जब वो खड़े होना सीखे तो उनकी पूंछ भी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो इस तरह से जैव विकास होता है। जैव विकास ज़रूरी है क्योंकि जो क्लाइमेट है हमारा वो लगातार चेंज होते जा रहा है। तो हमें सर्वाइव करने के लिए खुद में छोटे छोटे बदलाव ज़रूरी होते हैं। ये बहुत धीमा प्रोसेस होता है, कई सालों बाद इस प्रोसेस का रिज़ल्ट सामने आता है। अब हमारा अगला टर्म है विविधता। विविधता ये डार्विन जब गए थे अपनी समुद्री यात्रा के दौरान, उन्होंने गैलापैगो द्वीप की उन्होंने यात्रा की। वहाँ पे एक प्रकार की चिड़िया पाई जाती थी, फिंच, जो गोरैया चिड़िया जैसी ही है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 3-4 प्रकार की फिंच पाई जाती हैं। कीड़े खाने वाले फिंच की संरचना थोड़ी अलग है, पौधे खाने वाले फिंच की संरचना अलग है, कलियां खाने वाली, कैक्टस खाने वाली उनकी संरचना अलग है, और बीज खाने वाले फिंच की संरचना अलग है। उनके शारीरिक बनावट, उनका चोंच का आकार अलग है। तो यही है हमारी विविधता कि हम जब विभिन्न वातावरण के अनुरूप हम जब ढल जाते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं विविधता। अब हम यहाँ पे चयन के बारे में चर्चा करेंगे। चयन को डार्विन ने 2 तरीके से बताया है, दो प्रकार बताया उसका। एक प्राकृतिक चयन और एक होता है कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन प्रकृति द्वारा किया गया चयन प्राकृतिक चयन, और मनुष्य द्वारा किया गया चयन कृत्रिम चयन।
प्राकृतिक चयन के द्वारा वांछित लक्षणों के जीव उत्पन्न नहीं किए जा सकते। वांछित लक्षणों के जीव उत्पन्न नहीं कर सकते, नेचर ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन कृत्रिम में चूँकि मनुष्य द्वारा चयन किया जा रहा है, तो मनुष्य क्या करते हैं, वांछित लक्षणों के जीव वो उत्पन्न करते हैं। जैसे कि डार्विन ने इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि डार्विन अब जब अपनी समुद्री यात्रा करते हुए रहते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि कुछ कबूतरबाज खराब गुणवत्ता वाले कबूतरों को मार देते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले कबूतर को वो पालते हैं। तो उससे ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी नस्ल की कबूतरें मिलती हैं, पैदा होती हैं अच्छी नस्ल की कबूतरें। तो इस तरह से कृत्रिम चयन द्वारा हम वांछित लक्षणों के जीव प्राप्त कर सकते हैं। अगला यहाँ पे टर्म जो है वो है अनुकूलन। अनुकूलन एवं प्रजातिकरण। अनुकूलन शब्द से हम सब परिचित हैं। अनुकूलन का अर्थ होता है वातावरण के अनुरूप ढल जाना। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि आपके ध्रुवी भालू हैं जो ठंडे बर्फीली इलाकों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि उनके पास ठंड से बचने के लिए काफ़ी अच्छा फर कोट होता है, काफ़ी अच्छा घना फर कोट होता है जिससे कि उन्हें ठंड ना लग सके। जबकि जो गर्म इलाकों में रहने वाले भालुओं का फर कोट इतना एडवांस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह जो अनुकूलन का यही मतलब है कि वातावरण के अनुसार आप स्वयं को ढाल लें। प्रजातिकरण हमने देखा विभिन्नताएं क्या होती हैं। एक ही प्रकार के जीवों की विभिन्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, ये विभिन्नता है। अब इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर जीवों की अलग अलग प्रजातियां हैं और इन्हीं विभिन्नता के कारण ही अलग अलग प्रजातियों का जो निर्माण है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम प्रजातिकरण। अब हम यहाँ पे 3 और टर्म यूज़ करेंगे। हाँ, तो ये अगला टर्म है समजात अंग। समजात अंग वो अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम कि डॉल्फिन और सील है, दोनों की पंखों की उत्पत्ति और संरचना एक ही जैसे होती है लेकिन दोनों के तैरने में काफ़ी अंतर होता है। उसी तरफ एक उदाहरण हम देखते हैं मनुष्य और छुछुंदर का। तो मनुष्य और छुछुंदर के जो हाथ की संरचना होती है वो एक जैसी होती है लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है। तो समजात अंग मतलब जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान है किंतु कार्य भिन्न है। ऐसे अंग को क्या कहते हैं हम? समजात अंग। यह समजात अंग या इसी को हम समजात प्रवृत्ति भी बोलते हैं। अब समवृत्ति अंग, ये बिल्कुल समजात का उल्टा होता है, यानी कि इसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है किंतु कार्य समान होता है। जैसे कि आपने पक्षी, जैसे कि पक्षी और तितली है, दोनों के पंख एक जैसे कार्य करते हैं लेकिन दोनों की बनावट अलग होती है। जहाँ
आपने देखा होगा कि तितली की जो पंख होते हैं वो उसकी स्किन का पार्ट होता है, स्किन का एक पार्ट होता है। तो समजात अंग मतलब कि जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान है किंतु कार्य भिन्न है, और समवृत्ति अंग मतलब कि जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है किंतु कार्य समान है। अब अवशेषी अंग। अवशेषी अंग अर्थात ऐसा अंग जिसका कोई वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स एक अंग होता है जो एक अवशेषी अंग है, उसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं होता है। और एक रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का कुछ भाग निकला हुआ है, तो वो बहुत पहले जब हमारी पूंछ हुआ करती थी, वो उस पूंछ का भाग है वो, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। तो वो छोटा अवशेषी अंग अभी भी बचा हुआ है। तो हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स को डिफाइन किया है ताकि आपका जो चैप्टर 1 है जीवों का विकास, उसे पढ़ने में समझने में आपको आसानी हो। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर से बहुत हेल्प मिली होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।